शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर बराए नाम ट्रैफिक था, लिहाजा मैं खासी रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। इस दौरान मैं इत्मीनान कर चुका था कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा। मुझे ताकतवर इंजन का जोर आजमाने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जल्द ही भीड़ भाड़ वाला इलाका शुरू हो गया और मुझे रफ्तार कम करनी पड़ी। शहर के मरकजी हिस्से में सुल्तान टीपू की तामीर करवाई हुई मरकजी जामे मस्जिद ढूंढने के लिए मुझे गली कूचों के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े, क्योंकि शहर के बेशतर रास्ते उसी तरफ जा रहे थे। मैं जैसे जैसे जामे मस्जिद के करीब पहुंचता गया, बाजार में लोगों की भीड़ में इजाफा होता गया, हत्ता कि एक मकाम पर पहुंचकर मुझे अपनी मोटरसाइकिल रोककर एक मुनासिब जगह खड़ी करनी पड़ी। किताबों और लिखने पढ़ने के सामान की दुकानें ढूंढने में मुझे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई और मुझे अपने मतलब की इब्तिदाई तदरीसी किताबें और दीगर सामान भी आसानी मिल गया। मैंने वो सब अपने हैंड बैग में रखा और फिर अपने दीगर अहम मकासद की तकमील के लिए बाजार के मुख्तलिफ हिस्सों का चक्कर लगाने लगा। इस दौरान मैंने महज एहतियातन एक बार फिर इत्मीनान कर लिया कि कोई निगरान मेरे साथ नहीं लगा हुआ है। बिलाखिर मैंने कुफल फरोख्त करने और कुंजी बनाने की एक ऐसी दुकान ढूंढ निकाली जिसके सामने से 3 बार गुजरने के बावजूद मुझे कोई गाहक उधर का रुख करता नजर न आया। इसकी वजह शायद ये हो कि आसपास थोड़े थोड़े फासले पर कुफल फरोख्त और मुतबादिल कुंजियां तैयार करने वालों की कई सजी सवरी दुकानें मौजूद थीं, जबकि ये दुकान खासी बेरौनक और उजाड़ दिखाई दे रही थी। इस दौरान मैं देख चुका था कि ऊंचे से चबूतरे पर एक तिकोनी बालाई सतह वाले संदूकचे के सामने लगभग 40 साल का मरियल सा शख्स बराजमान था, जो मुझे पहली नजर में तपेदिक का कोई मरीज दिखाई दिया। मैं तीसरे चक्कर में उस ठियानुमा दुकान के सामने रुक गया। अंदर दाखिल होने के बाद वहां मजीद किसी गाहक की आमद की गुंजाइश नहीं थी। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर वो गोया नींद से चौंका और चुंधियाई हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने उसे प्रणाम किया। जवाब में दोनों हाथ जोड़कर उसने मेरा जायजा लिया और फिर मेरा रईसाना हुलिया देखकर वो वाज़े तौर पर रोब में आ गया। फिर उसने मुअद्दब लहजे में पूछा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ महाशय? मैंने अपना लहजा बावक्कार बनाते हुए कहा, मुझे एक नाथ त्रिवेदी कहते हैं, मैं गेहूं का व्यापारी हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए ताकि आपसे बात करने में आसानी हो। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, मैं लाजपत त्रिपाठी हूँ। आपसे मिलकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। क्या आपको कोई ताला खरीदना है? मैंने उसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाया। कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे एक गोदाम के बड़े कुफल की कुंजी मैं मैसूर में अपने आबाई घर भूल आया हूँ, जबकि इजाफी कुंजी गोदाम के अंदर मौजूद तिजोरी में है। वो कुफल मैंने दिल्ली से बहुत महंगा खरीदा है और उसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप मेहरबानी करें और मेरे साथ चलकर वो कुफल खोल दें तो मेरा मसला हल हो जाएगा और मैं भारी माली नुकसान से भी बच जाऊंगा। उसने मेरी बात गौर से सुनी, फिर उसके चेहरे पर कुछ तजब्जुब के आसार उभरे। मुझे लगा कि वो इनकार कर देगा। किसी भी कुफल साज को ऐसे किसी काम के गैर कानूनी होने का शुबा होना उसके पेशे का बुनियादी तकाजा है। बिलाखिर वो हिचकिचाते हुए बोला, आपका वो गोदाम कहाँ है त्रिवेदी जी? मैंने पहले उसका तजब्जुब खत्म करना जरूरी समझा। कहा, आपको किसी शक शुबे में गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है त्रिपाठी भैया। गोदाम गल्ला मंडी के ऐन वस्त में है और आप देखेंगे कि आसपास के सब व्यापारी मुझे उस गोदाम के मालिक की हैसियत से बखूबी पहचानते हैं। वहाँ मेरा मुंशी और दीगर मुलाजिम भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपको कुछ मशकूक लगे तो बेशक वापस पलट आना। बेफिक्र रहें, मैं आपको खुद अपने मुंशी के जरिए यहाँ छुड़वा दूंगा। मेरे अल्फाज से ज्यादा मेरे पुरअतमाद लहजे ने उसका हौसला बंधाया होगा। उसने रस्मी तौर पर कहा, लेकिन मेरी दुकान? मैंने कहा, फिक्र न करो त्रिपाठी जी, आप मेरी मदद के लिए दुकान बंद करके चलेंगे तो मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। असल में वो कुफल खोलने के बाद मैं आपको तिजोरी से उसकी जो कुंजी दूंगा, आपको उसकी नकल भी तैयार करनी होगी। मैं आपको कुफल खोलने के पूरे 15 रुपए और नई कुंजी बनाने की 5 रुपए मजदूरी दूंगा। मुझे यकीन है इतना आप 2 दिन में भी नहीं कमाते होंगे। मेरी जबान से इतनी खतीर रकम की पेशकश सुनकर उसकी नीम व आंखें पूरी तरह खुल गईं। चंद मिनट के काम के इतने भारी मुआवजे की तवक्को उसने कब की होगी। थोड़ी ही देर के बाद वो दुकान मुकफ्फल करके अपने औजारों वगैरह के थैले समेत बाजार में मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मेरी शानदार मोटरसाइकिल देखकर उसका रहा सहा शक भी हवा हो गया। मैंने उसे अकबी नशिस्त पर बिठाया और मोटरसाइकिल को बाजार की पुरहुजूम गलियों से बाहर निकाल लाया। चंद ही मिनट के बाद हम एक निस्बतन खुली सड़क पर उड़े जा रहे थे। इस दौरान में वो मेरे मुख्तलिफ सवालात का हद्दुल इम्कान समझदारी से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। जब तक वो सूरत हाल को पूरी तरह सोच समझ पाता, मेरी मोटरसाइकिल शहर के मज़ाफात में वाक़े जंगल में दाखिल हो चुकी थी।
मैंने घने दरख्तों के झुंड में गाड़ी रोककर तहक्कुम भरे लहजे में कहा, उतरो, हमारी मंजिल आ गई है। वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शशोपंज और घबराहट में तो मुब्तला हुआ होगा, लेकिन गालिबन मेरे रोब के मारे सदाए एहतजाज बुलंद नहीं कर पाया था। लेकिन अब तो मैं उसे शहर की अनाज मंडी की बजाय ऐसी जगह घेर लाया था कि जहाँ किसी गोदाम की मौजूदगी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। लिहाजा उसने जबान खोलने की हिम्मत यकजा कर ली। बोला, ये आप मुझे कहाँ ले आए त्रिवेदी जी, इस उजाड़ बन में गेहूं का? वो इतना ही कह पाया था कि मैंने लगभग टपटने के अंदाज में कहा, ओ यार बताता हूँ सब, तुम इस मशीनी चरखे पर से तो उतरो। मेरे लहजे की दुरुस्ती महसूस करके वो मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर कर खड़ा हो गया। मैंने मोटरसाइकिल स्टैंड पर चढ़ाते हुए तेजी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। बज़ाहिर खासी महफूज जगह थी और किसी की मुदाखलत का दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आ रहा था। उस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने गहरी नजरों से त्रिपाठी के मुनहनी से वजूद का सर से पांव तक जायजा लिया और फिर ठहरे हुए मजबूत लहजे में बोला, मुझे अफसोस है कि तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाया हूँ, लेकिन मैंने मजबूरन ये सब किया है। उसने मेरा जुमला पूरा होते ही जल्दी से कहा, बात लंबी न खींचो त्रिवेदी महाशय, तुरंत बता दो कि तुम चाहते क्या हो। मैं दुखियारा नशई तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैंने उसका आसाबी तनाव कम करने के लिए दोस्ताना अंदाज में उसका शाना थपथपाया। कहा, यार तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अपने वादे के मुताबिक, बल्कि उससे भी ज्यादा उजरत अदा करूंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर पहले तो कुछ इत्मीनान के आसार उभरे, लेकिन वो फौरन ही एक बार फिर परेशान दिखाई दिया। बोला, लेकिन मैं एक मामूली ताला कुंजी बनाने वाला तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। कहा, अरे भाई, तुम्हें कुंजी ही बनवाने के लिए यहाँ लाया हूँ, और क्या मैं अचार डालूंगा तुम्हारा? उसके चेहरे पर उलझन उमड़ते देखकर मैंने जल्दी से कहा, हाँ भाई, मुझे आपसे कुंजी ही बनवानी है, लेकिन वो किसी गोदाम के ताले की नहीं, बल्कि एक कमरे के हजमी ताले की कुंजी है। मेरे पास उस कुंजी की छाप मौजूद है, तुम्हें उसकी मदद से ये कुंजी तैयार करनी है। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से चौंका और धीरे से गोया अपने आप से मुखातिब हुआ। छाप? मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग बड़ी आसानी से कुंजी के सांचे की मदद से बिल्कुल असली जैसी कुंजी बना लेते हो। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से रुमाल में लिपटी हुई साबुन की वो टिक्कियां निकालकर उसके सामने पेश कर दी, जिस पर मैंने कुंजी की छाप बनाई थी। साबुन पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ कुछ फैल सी गईं। साबुन हाथ में लेने की बजाय उसने गौर से देखने पर इक्तिफा किया। चंद लम्हों तक जायजा लेने के बाद उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में शुकूक व शुबहात की आंधियां चलती दिखाई दी। उसने अल्फाज तोलने में कुछ वक्त सर्फ किया और फिर मोहतात लहजे में बोला, अच्छा, तो तुम मुझे इसलिए इतना नाटक करके स्वांग रचाकर यहाँ लाए हो? उसका लहजा रफ्ता रफ्ता ठोस और तेवर जारहाना होते चले गए। बोला, तुमने ये सारा पाखंड इसलिए किया है कि मेरे अनुभव और विशेष ज्ञान से काम लेकर कोई लंबा हाथ मार सको। मैंने उसकी बातों पर कोई फौरी रद्द-ए-अमल दिखाने की बजाय उसे बोलने दिया। वो कह रहा था, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मेरी हड्डी पर ही ये फरमाइश क्यों नहीं की। तुम्हें डर होगा कि कहीं मैं इनकार करके तुम्हें कोतवाली थाने को न सौंप दूं। तुम मुझे झांसा देकर इसलिए जंगल में लेकर आए हो कि अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम मुझे डरा धमका कर अपनी बात मानने पर मजबूर कर दो। उसने खामोश होकर गालिबन मेरा रद्द-ए-अमल जानना चाहा, लेकिन उसने जो कुछ कहा उसमें से बेशतर सच था। लिहाजा उसे अपने मन में उबलता तूफान खारिज करने का मजीद मौका फराहम करने के लिए मैं खामोश रहा। इस मर्तबा वो बोला तो उसके लहजे में पुख्ता अज़म नुमाया था। बोला, परंतु तुम्हारा ये विचार बिल्कुल गलत है। मैं अपने पिता से किया वो वचन भ्रष्ट नहीं कर सकता जो उसने ये कला सिखाने से पहले मुझसे लिया था कि मैं अपने इस हुनर का उपयोग लूट मार करने या उसमें साझेदार बनने के लिए नहीं करूंगा। अब चाहे तो मुझे चाकू से छाती चीर कर मेरा कलेजा निकाल दो या तमंचे से मेरी खोपड़ी उड़ा दो। त्रिपाठी ने अपने धुआंधार भाषण का रद्द-ए-अमल भांपने के लिए मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। वहाँ तैश या परेशानी की अलामात की बजाय दोस्ताना मुस्कुराहट देखकर उसे हैरत का झटका लगा होगा। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, छलिया, कपटी, पाखंडी, कुछ और भी बोलना है तो बोल डालो भाई, लेकिन मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद तुम्हारे बारे में यही कुछ सोचता। मेरे दोस्ताना अंदाज और उन अल्फाज ने उसकी हैरानी दो चंद कर दी। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि मैंने इस डर से तुम्हारी हड्डी पर यह फरमाइश नहीं की थी कि तुम कहीं इनकार करके जल्दबाजी में पुलिस को न बुलवा लो। लेकिन तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि मुझे कोई खजाना लूटने के लिए तुम्हारी फनकाराना मदद दरकार है। मेरी बात पर त्रिपाठी ने शक से लबरेज नजरों से मुझे देखा, फिर तंजामेज लहजे में पूछा, तो फिर तुमने इतनी खटनाई किस लिए झेली है महाशय?
किसी छोटे मोटे कारण के लिए तो तुम मेरा अपहरण करके यहाँ नहीं लाए होगे। मैंने उसकी बात सुनकर नाराज होने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिस अंदाज में तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम उसे इग़वा कहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने वाकई एक बड़े मकसद के लिए ये सब बखेड़ा मोल लिया है। मेरा ख्याल है तुम्हें वो मकसद जानने से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कुंजी की नकल बनवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन इसका किसी मालियाती फायदे से कोई ताल्लुक नहीं है। त्रिपाठी ने मेरी बात खत्म होते ही फैसला कुन लहजे में कहा, तुमने इस तरह मक्कारी और जोर जबरदस्ती से यहाँ लाकर मेरा घोर उपमान किया है। तुम्हारा कारण कितना भी महत्वपूर्ण हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, न ही मुझे तुम्हारे धन से भी कोई दिलचस्पी है। अब बताओ मेरे लिए तुम्हारा क्या आदेश है। ये कहकर वो गोया रवानगी के लिए तैयार हो गया। उस वक्त तक मुझे अंदाजा हो चुका था कि उस शख्स के हवाले से मेरा इब्तिदाई तासुर बहुत सतही और सरसरी है। त्रिपाठी काफी पेचीदा और गहरा इंसान साबित हुआ है। अब आफियत यही है कि उसकी जहनी बुलंदी को तस्लीम करते हुए उसी के मुताबिक कोई दास्तान तराशी जाए, लेकिन पहले तो उसे बिदकने से रोकने और राह रास्त पर लाने का चैलेंज दरपेश था। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर अपने लहजे में तासुफ भरते हुए कहा, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं है भाई। अगर तुम मेरा काम करने से इनकार कर दोगे तो मैं तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ाऊंगा और तुम्हारे जाया होने वाले वक्त के मुआवजे के तौर पर 10 रुपया भी तुम्हारी नजर करूंगा। उसके बाद हम अपनी अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ जाएंगे। अलबत्ता मैं तुमसे ये दरखास्त जरूर करूंगा कि इस सारे मामले का किसी और से जिक्र न करना, ऐसा न हो मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं। उसने मेरे चेहरे के तासुरात पर नजरें जमाई रखी। मेरी बात पूरी होते ही उसने पूछा, मुझे ये पूछने का कोई अधिकार तो नहीं है, फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़कर वहाँ से कोई और ताला बनाने वाला ढूंढोगे? मैंने फौरी जवाब देने की बजाय हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया और फिर चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद कहा, मैं मजबूर हूँ, वरना ये खतरा मोल ही क्यों लेता। खुदा जाने त्रिपाठी पर मेरे लहजे की शिकस्त खुर्दगी असरअंदाज हुई या वो छुपा रुस्तम मुझे अपनी पसंद के अखाड़े में लाकर मुझसे पंजा आजमाई करना चाहता था। बहरहाल उसने मुझे हथियार डालते देखकर कहा, चलो हम दोनों एक समझौता करते हैं। तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम किस मकसद के लिए मुझसे ये कुंजी बनवाना चाहते हो। अगर मुझे वो कारण ठीक लगा तो मैं अच्छे से तुम्हारा काम कर दूंगा। मैंने उसकी बात तवज्जो से सुनी। उसके साथ ही मेरा जहन तेजी से उसकी पेशकश का नाप तोल करने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे असल मकसद तो खैर किसी भी हालत में बताया नहीं जा सकता। कोई और काबिल यकीन कहानी बनाकर सुनाने में कोई हर्ज नहीं। मैंने सोचने के लिए थोड़ी मोहलत लेने के लिए कहा, अपने फैसले में लचक लाने के लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। त्रिपाठी भैया, यकीन करो तुम्हें अपना मकसद बताने में मुझे कोई एतराज नहीं, बस अपने दिल के कुछ जख्म खोलने की अजियत सहनी पड़ेगी। आखिरी जुमले तक पहुंचते पहुंचते मैं अपने जहन में एक बज़ाहिर माकूल कहानी तराश चुका था। उधर मेरा उज़्र सुनकर त्रिपाठी के चेहरे पर इश्तियाक के तासुरात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। चुनाचे मैंने थके थके से लहजे में कहा, बात यह है त्रिपाठी भाई, अपनी बीवी शकुंतला से मेरे ताल्लुकात पिछले कई बरसों से बहुत खराब हैं और मैं उससे अलहदा होना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि शकुंतला भी यही चाहती है, लेकिन मसला यह है कि वो अपने साथ बहुत भारी जहेज लेकर आई थी। यूं समझ लो कि मेरा कारोबार भी एक तरह से सारे का सारा उसके स्वर्गवासी बाप की तरफ से मुझे मुंतकिल हुआ है। अगर मैंने उसे तलाक दी तो ये सब उसके कब्जे में चला जाएगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा। हाँ, अगर वो खुद मुझसे अलहदगी की दरखास्त अदालत में जमा करवाए तो ज्यादा इम्कान ये है कि मेरे कब्जे में मौजूद सब धन दौलत मेरे ही कब्जे में रहेगी। अपनी बात यहाँ तक मुकम्मल करके मैं दम लेने के लिए रुका। इस पर त्रिपाठी ने झट से कहा, वो तो ठीक है त्रिवेदी जी, लेकिन इस सारे किस्से में ये कुंजी बनवाने का बखेड़ा कहाँ से आ गया? मैंने अपने लहजे में रंजो अलम और नाराजगी भरते हुए कहा, बात यह है कि मुझे पता चला है कि मेरे मैसूर वाले घर में मुकीम शकुंतला का मोहल्ले के किसी बांके सजीले जवान के साथ टांका फिट हो गया है और मेरे बेंगलोर आने के बाद वो दोनों वहाँ रंगरलियां मनाते हैं। मेरे पास बाहर के दरवाजे की कुंजी तो मौजूद है, लेकिन हमारे मास्टर बेडरूम के कुफल की एक ही कुंजी है जो शकुंतला के कब्जे में रहती है। मैंने काफी कोशिश करके उस कुंजी की छाप तैयार की है। ये मुतबादिल कुंजी बनवाकर अगर मैं बेडरूम में उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूं और उसकी बुनियाद पर अदालत में अलहदगी की दरखास्त जमा करवा दूं तो फैसला यकीनन मेरे हक में आएगा और शकुंतला से जान छुड़ाने के बावजूद मुझे अपने कारोबार और धन दौलत से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। त्रिपाठी ने मेरे तवील जज्बाती बयान का एक एक लफ्ज गौर से सुना, फिर उसके चेहरे के तासुरात में यकलख्त नरमी आ गई। वो बोला, मुझे दुख है कि मैंने तुमको अपना पारिवारिक दुखड़ा सुनाने पर मजबूर किया। अब मैं अनजाने में इस कहानी में राजदार बन ही गया हूँ, तो एक बात और बता दो, मैं तुम्हारा आभारी हूँगा।
मैंने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने कुछ सोचकर मोहतात लहजे में कहा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी बेवफाई कर रही है? कहीं ये उससे जान छुड़ाने की आशा का करिश्मा तो नहीं है? मैंने यूं जाहिर किया जैसे मुझे उसकी बात में वजन महसूस हुआ है। कहा, भगवान करे ये मेरी बदगुमानी हो, लेकिन ये कुंजी बनवाना सच और झूठ की जांच का भी बेहतरीन तरीका होगा। या तो मैं उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लूंगा, या फिर वो बेगुनाह साबित हो जाएगी और मेरा शक दूर हो जाएगा। मुझे त्रिपाठी की तरफ से इस तरह बाल की खाल खींचे जाने पर उलझन हो रही थी, लेकिन अगर इस तरह सख्ती किए बगैर वो मेरी बात मान लेता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। त्रिपाठी बोला तो उसके लहजे से मुझे लगा कि बात बन गई। बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर ये कुंजी बना दूंगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि मैं इस वक्त गेहूं के गोदामों वगैरह में लगने वाले बड़े तालों की कुंजी बनाने के औजार और कच्ची कुंजियां साथ लाया हूँ, और तुम्हारे पास मौजूद ये छाप विलायती ताले की है, और ये कुंजी मैं अपनी हट्टी पर लगे अड्डे पर ही तैयार कर सकता हूँ, और ये तुम्हें अब सुबह ही मिल सकेगी। त्रिपाठी की ये बात सुनकर मुझे सख्त मायूसी हुई। मेरी सारी मेहनत जाया हो गई थी, लेकिन फिर मैंने खुद को दिल ही दिल में तसल्ली दी कि सिर्फ काम थोड़ा ताखीर का शिकार ही तो हुआ है। ये टेढ़ा इंसान अपनी खुशी से कुंजी बनाने पर तैयार हो गया है, मगर मैं वक्त जाया करने को हरगिज तैयार नहीं था। लिहाजा मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, तो फिर ये छाप तुम अपने पास रखो, मैं तुम्हें हट्टी पर छोड़ देता हूँ। कल दोपहर को अपनी कुंजी लेने तुम्हारे पास आ जाऊंगा। त्रिपाठी ने कुंजी के सांचे वाला साबुन कागज में एहतियात से लपेटकर अपने औजारों वाले थैले में रखा और उचक कर मोटरसाइकिल की अकबी सीट पर बैठ गया। मेरी बदमज़गी अभी तक कुछ कुछ बरकरार थी, लिहाजा मेरा उससे बातें करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन त्रिपाठी को शायद बहुत दिनों बाद मन की भड़ास निकालने के लिए कोई हदफ मिला था। वो फौरन ही इधर उधर की हाँकने लगा। फिर वो अपने बाप की कुफल साजी की महारत के किस्से सुनाने लगा। उसके मुताबिक उसका पिता देवेंद्र त्रिपाठी अपने जमाने में बेंगलोर का सबसे माहिर और मशहूर कुफल साज था, जिसके फन की धूम महाराजा के दरबार तक थी, और बेंगलोर पैलेस में नस्ब विलायती तालों में कोई खराबी होने पर या इजाफी कुंजी वगैरह बनवाने के लिए उसी से रुजू किया जाता था। त्रिपाठी की बातों का रुख महाराजा के महल की तरफ हुआ तो मैं खुद ब खुद दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार गैर महसूस अंदाज में घटाते हुए पूछा, फिर तो तुम्हारे पिता को राजमहल के बहुत से राज मालूम होंगे? मेरी बात सुनकर वो पुरजोश लहजे में बोला, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। स्वर्गवासी पिताजी का पिछले महाराजा के दीवान जी से करीबी संबंध था। मिर्जा इस्माइल जी मेरे पिता के देहांत पर हमारे घर भी आए थे और मुझसे पिताजी की कला की बहुत सराहना की थी। उन्होंने ही मुझे ये राज की बात बताई थी कि पिताजी ने महाराजा की फरमाइश पर 3 महीने की मेहनत से एक राज कुंजी बनाई थी, जिसे महल के सारे ताले खोले और बंद किए जा सकते थे। उस कुंजी का कमाल ये था कि वो देसी और विलायती दोनों तरह के तालों में काम करती थी। वो बड़बोला आदमी यकलख्त एक ऐसी मौजू पर आ गया था जिसमें मुझे हद से ज्यादा दिलचस्पी थी। इस दौरान में हम शहर की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। मैंने मोटरसाइकिल एक चाय खाने के सामने रोक दी और त्रिपाठी को साथ लिए एक अलग थलग मेज पर जा बैठा। मैंने उसे उस नाजुक मौजू पर मजीद बोलने पर उकसाने के लिए कहा, कमाल है, फिर तो तुम्हारे पिता वाकई बहुत बड़े कुफलसाज थे, लेकिन मैंने तो सुना है कि ये मास्टर की सिर्फ एक ही तरह के बहुत से तालों के लिए कारआमद होती है। अगर तालों की साख्त मुख्तलिफ हो तो ऐसी मास्टर की किसी काम की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पिता ने राज कुंजी नहीं बनाई होगी। मेरा मतलब ये है कि वो कुंजी सिर्फ राजमहल के सब ताले खोलती होगी, उनके अलावा कहीं काम नहीं करती होगी। मेरी तवक्को और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो भड़क उठा। बोला, ऐसी बात न करें। मिर्जा जी ने बताया था कि उन्होंने वो राज कुंजी खुद आजमा कर देखी थी। इतना महान मनुष्य मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? उन्होंने बताया था कि इस कुंजी से तो खिड़कियों और संदूकों के ताले भी खुल जाते हैं। वो पछतावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने लिए ऐसी एक कुंजी क्यों नहीं बनवा ली। मैंने उसे कुरेदने के लिए कहा, असल पछतावा तो तुम्हें होना चाहिए त्रिपाठी के तुमने अपने बाप से राजकुंजी की तैयारी का फन क्यों नहीं सीखा। आज तुम भी शाहाना जिंदगी गुजार रहे होते। उसने चाय की प्याली पर नजरें जमाते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा, मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ताले और कुंजी बनाने की कला सिखाई है। अगर शराब, अफीम और जुए की लत में पड़कर अपने बाप की जमा पूंजी न लुटाता तो आज मैं ठाठ की जिंदगी बसर कर रहा होता। जहाँ तक राज कुंजी बनाने की कला न सिखाने का प्रश्न है, उसका एक ही उत्तर मेरे भेजे में आता है। पिताजी नहीं चाहते थे कि ऐसी कुंजी कोई और बनाए जो उन्होंने महाराजा को बनाकर दी थी। वो नियमों का पालन करने वाले मनुष्य थे।
उसकी बातों में वजन था, ताहम मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे पिता ने सोचा हो कि मास्टर की बनाना सिखा दी तो रियासत की हर तिजोरी उनके ज्वारी और नशई बेटे की दस्तरस में आ जाएगी। बजाय नाराज या बदमजा होने के उसने मेरी बात पर कहा लगाया और बोला, अगर मैं पिताजी के सामने इन करतूतों में पड़ गया होता तो वो मुझे आम कुंजी बनाना भी ना सिखाते। ये हरकतें तो मैंने उनके देहांत के बाद अपने गले में डाली हैं।